नमस्कार, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का कृष्णा यस में स्वागत करता हूं। और आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जो बीपीएससी के अंतर्गत आप ध्यान में ये रखिएगा कि बीपीएससी मेंस जो है, इस मेंस के अंतर्गत जो निबंध का सेक्शन है, उस निबंध के सेक्शन के अंतर्गत आपका सेक्शन ए, राइट, और सेक्शन बी, उसमें अलग अलग टाइप के निबंध पूछे जा रहे हैं। और उसके अंतर्गत एक चीज़ जो मेरा आपसे सुझाव है कि आप यूपीएससी के कुछ जो ऐसे पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और इसीलिए एक तो उद्देश्य इसका यह भी है, दूसरा उद्देश्य क्या है कि जब हम निबंध की तैयारी करते हैं तो निबंध के अंतर्गत हमारा कुछ फिलोसफिकल या इथिकल जो कोटेशन है, ये जो इशू है, इस पर भी ऐसे पूछा जाता है। और इस पे जो आप अगर देखेंगे तो सत्य जो है, यानी ट्रुथ जो है, इसके संदर्भ में, जैसे इसके पहले हमने इतिहास के संदर्भ में आपको बताया कि इतिहास के संदर्भ में या रियलिटी के संदर्भ में क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस जो है अलग अलग, चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, उसमें पूछे जा रहे हैं। इस दृष्टिकोण से हमें थोड़ी सी इस तरह के टॉपिक को भी तैयार करना है। और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स को इसलिए तैयार करना है क्योंकि एक चीज़ ध्यान में ये रखिए कि बीपीएससी का यह नेचर है कि वह क्वेश्चन यूपीएससी से आपके जीएस में भी उठा रहा हाल के वर्षों में, और आजकल तो कहीं से भी पिकअप करने की परंपरा डेवलप हो गई है। तो एक तो उस उद्देश्य से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और दूसरा महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि आप में इस तरह का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए कि आपका एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाए, जिस थॉट प्रोसेस से आप चीज़ों को बेहतर तरीके से इंटरप्रेट कर सके, बेहतर तरीके से आप सोच सके और लिख सकें, राइट। जब आप चीज़ों को जैसे जैसे आपकी थॉट प्रोसेस मजबूत होगी, आपकी कल्पना शक्ति मजबूत होगी, आपके शब्द भंडार मजबूत होंगे, आपके ज्ञान के जो डायमेंशन है वो बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप अच्छे तरीके से ऐसे लिखना प्रारंभ कर देंगे, आपकी एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। इस क्लास का उद्देश्य यह भी है कि धीरे धीरे आप में थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाए, आप में एबिलिटी डेवलप हो जाए, ताकि जब कभी भी आप किसी भी विषय पर निबंध आपसे पूछा जाए तो आप डायमेंशन को क्रिएट कर सके। क्योंकि आप डायमेंशन अगर नहीं क्रिएट कर पाएंगे तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप डायमेंशन क्रिएट कर सके, तब जाकर के आप बेहतर निबंध को कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि द रियल इज रेशनल, राइट। एक पार्ट ये है, यानी वास्तविक तर्कसंगत है, या इसको आप कह सकते हैं कि सत्य तर्कसंगत है। और दूसरा है तर्कसंगत ही सत्य है। राइट। अब इस प्रश्न के अंतर्गत ध्यान ये रखिएगा कि जनरली निबंध में क्या होता है कि इसमें दो चीज़ों के संबंध को देखा जा रहा है, एक तो रियलिटी और दूसरा जो है रेशनलिटी। राइट। और दोनों के अंतः संबंध की बात की जा रही है।
राइट। और जब कोई चीज अंतः संबंधित होता है तो एक दूसरे को प्रभावित करता है। राइट। एवं एक दूसरे से प्रभावित होता है। है ना। इसका मतलब है कि दोनों में सह अस्तित्व है, और इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन इसमें एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि एक तो ये सीक्वेंस लेके चलिएगा, और दूसरा कि क्या रियलिटी एंड रेशनलिटी में कॉन्ट्राडिक्शन भी है। एक आपको यहां पर भी ध्यान में रखना है कि इज देयर एनी कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन रियलिटी एंड रेशनलिटी, और इसी अप्रोच पर आपको इससे पर ऐसे लिखना है। राइट। क्योंकि ऐसे लिखना जो आपके फिलोसफिकल ऐसे हैं, जो इथिकल है, जिस तरह से लोकोक्तियों पर ऐसे लिखना एक कठिन श्रमसाध्य मानसिक प्रक्रिया है, सही तरीके से उस पर आप निबंध लिख सकें, उसी तरह से हम यह देखते हैं कि जो हमारे पास फिलोसफिकल ऐसे है उस पर भी ऐसे लिखना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि ये जो ऐसे है ये आपका अमूर्त विषय पर है। ठीक है। ये विषय वस्तु क्या है? अमूर्त है। और अमूर्त विषय वस्तु पर ऐसे लिखना ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि आप जो है अपने जो लोकोक्ति पर आप ऐसे लिखते हैं, क्योंकि लोकोक्ति पर ऐसे लिखने में समान तौर पर विद्यार्थी उसके भाव को नहीं समझ पाता, क्योंकि उसमें कई ऐसी एब्स्ट्रैक्ट जो सेंस है वो उसमें पाई जाती है, और इसलिए विद्यार्थी उसको समझ नहीं पाता है और वो सही दिशा में नहीं लिख पाता है। तो इसलिए यहाँ पर इसको भी ध्यान में रखना है। अब देखो, चूंकि ये कोटेशन है ना, ये कोटेशन है, तो सबसे पहले जब हम इस तरह की चीज़ों पर लिखते हैं और हमें अगर ये पता है कि इस कोटेशन का इस्तेमाल किसने सर्वप्रथम किया है और किसके लिए ये प्रसिद्ध है, किसके नाम से प्रसिद्ध है, तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। हम भूमिका बहुत आसानी पूर्वक लिखने में सक्षम होते हैं अगर हमें ये पता है। चूँकि लोकोक्तियों में भी आप देखिए कि जिन लोकोक्तियों के बारे में, ऐसे लोकोक्ति जो किसी व्यक्ति के कहे गए वचन हैं, कहे गए कथन हैं, और वो लोकमानस में इतना लोकप्रिय हो गया कि वो लोकोक्ति का रूप धारण कर लिया, तो उसमें भी हमारा तरीका क्या है कि हम उसके पृष्ठभूमि को समझें और उसकी पृष्ठभूमि को समझ करके और फिर जो है हम उसका लेखन करने का काम करें। उसी तरह से ये जो कमेंट है, ये जो कथन है, ये किसका है? तो ये आप देखिएगा कि पाश्चात्य जो दर्शन है, इस पाश्चात्य दर्शन में एक दार्शनिक है हीगल, और हीगल का ये कोटेशन है, हीगल का कथन है। और हीगल पाश्चात्य दर्शन में द्वंद्वात्मक विचार के लिए प्रसिद्ध है, यानी ड्वेलिस्टिक थॉट है हीगल का। और हीगल मार्क्स का गुरु भी था, और हम लोग दर्शन शास्त्र में या इतिहास में ये पढ़ते हैं
कि मार्क्स ने हीगल के दर्शन, जो कि सर के बल खड़ा था, उसे पैर के बल खड़ा कर दिया। तो कार्ल मार्क्स जो था, जिसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, वो एक तरह से हीगल का शिष्य था। और डुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स का था, वह कॉन्सेप्ट जो है हीगल से प्रभावित था। हालांकि हीगल वैचारिक द्वंद्ववाद की बात करता है, और इसी वैचारिक द्वंद्ववाद का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हीगल इस कमेंट के माध्यम से रखता है। और ये भी आप इसकी भूमिका लिखेंगे तो आप भूमिका में ही स्पष्ट करेंगे कि प्रस्तुत कथन आप लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लेंगे कि वास्तविक तर्कसंगत है और तर्कसंगत वास्तविक है प्रसिद्ध पाश्चात्य जर्मन दार्शनिक हीगल का वास्तविकता या वास्तविक एवं तर्कसंगत के संदर्भ में विचार को प्रतिबिंबित करती है ना, प्रतिबिंबित करती है। मतलब आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब ये जो भूमिका लिखने के बाद जब हम इसकी संरचना का निर्माण करें कि आखिर में इस निबंध के अंतर्गत आप किन किन चीज़ों पर फोकस करेंगे, कैसे आप इसको लेंगे, कैसे आप इसको लिखेंगे, तो जब आप इसको लिखने जाते हैं, जब आप इस पर लेखन करेंगे, तो लेखन जब आप करने जाएंगे तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो हमें वास्तविक यानी रियलिटी क्या है यह स्पष्ट करना पड़ेगा, या दूसरे शब्दों में आप कहो कि सत्य क्या है। राइट? तो वास्तविक क्या है, सत्य क्या है? तो सत्य जो है एक अमूर्त अवधारणा है। ठीक है, ये क्या है? एक अमूर्त अवधारणा है, और यह जो अवधारणा है जो सापेक्षिक अवधारणा है। देखो, रिलेटिव अवधारणा है ना। रियलिटी, एब्सोल्यूट रियलिटी के संदर्भ में अवधारणा समान रूप में नहीं है, क्योंकि सत्य जो है क्या है, उसके संदर्भ में अलग अलग समाज में, अलग अलग संस्कृति में सत्य की रूपरेखा अलग अलग प्रस्तुत की गई है। और इसलिए सत्य क्या है? एक तरह से अमूर्त अवधारणा है, लेकिन रेशनल जो है या रेशनलिटी क्या है? ठीक है, तो रेशनलिटी क्या है कि वह तथ्य
या विचार जो तर्क पर आधारित हो, जो प्रमाण पर आधारित हो, जो अनुभविक ज्ञान पर आधारित हो, जिसके लिए आपके पास डेटा है, तो अगर ये चीज़ें हैं तो इस तरह के जो ज्ञान है, इस तरह की जो नॉलेज है, उसको हम कहते हैं रेशनलिटी या रेशनल नॉलेज कहते हैं। राइट? तो अब यहाँ पर ध्यान में रखना है कि वास्तविकता क्या है, राइट, रियलिटी क्या है। यहाँ पर दोनों बात को आप स्पष्ट कर देंगे कि सत्य आप किसको कहते हैं, वास्तविकता किसको कहते हैं, रेशनलिटी किसको कहते हैं। लेकिन सत्य एवं रेशनलिटी जो है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से अंतर संबंधित है, इंटर रिलेटेड है। यहाँ वास्तविकता और तर्कसंगत दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है और दोनों एक दूसरे को एम्पावर करता है। राइट? यानी अगर आप सत्य की खोज करते हैं, वास्तविकता क्या है इसकी खोज करते हैं, वास्तविकता को जानने का प्रयास करते हैं, तो आपको रेशनल तरीके को अपनाना पड़ता है और इसलिए दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है ना। और इसलिए कोटेशन हेगल ने दिया था जिसके अंतर्गत उसने विचार प्रतिवाद संपाद वगैरह के प्रोसेस को बताया था कि किस तरह से आप सत्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हेगल सत्य तक पहुंचने के लिए मानसिक और वैचारिक जो तत्व है उसको ज़्यादा महत्व प्रदान करता था। तो देखिए, यहाँ से आप देखिए कि जो वास्तविकता है, सत्य क्या है, राइट, सत्य या वास्तविकता क्या है, यहाँ तक कैसे आप पहुँचेंगे, है ना। अब इसके संदर्भ में कई प्रकार के विचार हैं, राइट, और ये भारतीय दर्शन में भी है और वेस्टर्न जो फिलॉसफी है उसमें भी इस तरह की चीज़ें दिखाई देती है। तो पहले आप यहाँ पर आइए, भारतीय जो दर्शन है, तो भारतीय जो दर्शन है इससे भारतीय दर्शन के अंतर्गत एक तो एकवाद या एकलवाद, राइट, यानी मोनिथिस्टिक विचार यहां पर है। दूसरा द्वंद्ववाद यानी ड्वेलिस्टिक, और तीसरा मल्टीफेशियल रियलिटी का कॉन्सेप्ट भी है, यानी बहुआयामी सत्य, राइट, या बहुआयामी वास्तविकता। क्योंकि देखो, इस तरह के जो टॉपिक है, इस तरह के टॉपिक को आप तभी लिख पाएंगे जब आपके पास थोड़ा सा बेहतर नॉलेज हो, तभी आप इसको बेहतर तरीके से सीक्वेंशियल मैनर में आप लिख सकते हैं। यानी कि आगे अगर आप देखो कि वास्तविकता क्या है,
या सत्य क्या है, तो इसके संदर्भ में जब एकलवाद की बात करते हैं, मोनोथिस्टिक विचारधारा की बात करते हैं या एकैकवाद की बात करते हैं, आप हिंदी में एकैकवाद भी आप लिख सकते हो, और द्वैतवादी या द्वैतवाद या द्वंद्ववाद और बहुआयामी वास्तविकता, ये तीन तो आपको जानना ही चाहिए, है ना। आप जब इसको जानते हो, सीक्वेंशियल मैनर में जानते हो, तो अदर जगह पर भी यूज़ करना है। देखो, हमेशा ध्यान में रखना है, मैं बार बार कहता हूँ कि निबंध लिखने के लिए हमें मल्टी डायमेंशनल नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। मल्टी डायमेंशनल नॉलेज नहीं है तो फिर आपका निबंध चार्ज का अद्वैतवाद, राइट, लेकिन दोनों में अंतर है, ठीक है। ये चरवाक का जो वास्तविकता है, ये भौतिकवादी वास्तविकता की बात करता है, मटेरियलिज्म की बात करता है। भौतिकवादी वास्तविकता का मतलब क्या है कि चरवाक कहता है कि जिस चीज का अस्तित्व है, जिस चीज का अस्तित्व है वही वास्तविक है, राइट। यानी वास्तविक क्या है? जिसका एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व में है वही वास्तविक है। जो अस्तित्व में नहीं है वह वास्तविक नहीं है। तो अस्तित्व में जो है वो वास्तविक नहीं है, तो कैसी वास्तविकता की जानकारी प्राप्त होगी? वास्तविक क्या है? तो इसमें कहता है कि जिसका ज्ञान हमारे इंद्रियों से होता है, राइट। यानी जिसका हम अपने इंद्रियों के माध्यम से अनुभूति करते हैं, उसके एग्जिस्टेंस की अनुमति करते हैं, वही सत्य है। यानी जिससे आंख अगर जिसको देख सकता है तो आंख द्वारा देखे हुए चीज़ों को हम सत्य मान सकते हैं, कान द्वारा सुने गए चीज़ों को सत्य मान सकते हैं। आंख, कान, जीभ, राइट। आपके त्वचा की जो फीलिंग है, नाक से स्मेल आप ग्रहण करते हैं, इसी से जो जिस चीज़ की अनुभूति होती है वो सत्य है। और यह कहता है कि वास्तविक में जो भी पदार्थ हैं, है ना, ये चार चीज़ों से बना हुआ है। फोर मैटर की बात करता है। उस फोर मैटर में यह क्षिति, जल, पावक और शरीर समीर की बात करता है। जैसे हिंदू दर्शन में 5 चीज़ों को वास्तविक माना गया है। इसमें पृथ्वी, अग्नि, फिर वायु और जल, ये 4 चीज़ों की वास्तविकता को स्वीकार करता है कि यही वास्तविक है, क्योंकि इसका आभास जो है हमारे ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है, और जिसका इससे आभास नहीं होता है वह सत्य नहीं है, राइट। यानी जो दिखाई देता है वही सत्य है, जो नहीं दिखाई देता है वो सत्य नहीं है। और यही रेशनल भी है। ध्यान ये रखना है कि चरवाक इस बात को कहता है कि वास्तविकता जिसका एहसास हमें अपने इंद्रियों से होता है वही रेशनल है, क्योंकि चरवाक आत्मा की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। लेकिन जब शंकर के अद्वैतवाद में सत्य क्या है, तो ये कहते हैं सत्य क्या है, रियलिटी क्या है, तो ब्रह्म सत्य है।
है ना। और जगत मिथ्या है, यानी ये जो संसार जो कि भौतिक पदार्थों से बनी हुई है ये मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। और ब्रह्म का जो ज्ञान होगा, यानी इसकी सत्ता का ज्ञान किससे होगा? ये आपके अंतर ज्ञान से होगा, राइट। यानी इस ज्ञान जो ब्रह्म जो सत्य है, अल्टीमेट रियलिटी जो है वो अल्टीमेट रियलिटी जो है ब्रह्म है। और शंकर अल्टीमेट रियलिटी की बात करते हैं और ये अल्टीमेट रियलिटी जो है हमारे अंतर ज्ञान से प्राप्त होगा, इसमें चरवाक विश्वास नहीं करता था। राइट। इसको एक दो लाइन में आपको यहाँ पर दिखाना है। और फिर द्वंद्ववादी जो अवधारणा है, तो ये सांख्य जो दर्शन है, ये बहुत अंदर में नहीं जाना है आपको। सांख्य दर्शन के अंतर्गत प्रकृति एवं पुरुष के बीच के द्वंद्ववाद को यहाँ पर दिखाया गया है। और प्रकृति एवं पुरुष के द्वंद्व से ही इससे सृष्टि की रचना होती है। और इस सृष्टि से की रचना जो होती है वही सच्चाई है। और इसमें दो महत्वपूर्ण जो चीज़ है उससे को महत्व प्रदान किया गया है। और प्रकृति को प्राइमोडियल जो है अवधारणा माना गया है। और यहाँ से सत्य का एक द्वंद्ववादी अवधारणा दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर चरवाक को भी देखोगे तो कई ऐसे मामले में है कि जो चीज़ें दिखाई देती है वह वास्तविक नहीं होती है। क्योंकि अगर पान कसैली आप खाते हो तो दिखाई तो हरा दिखाई देता है, लेकिन जब उसको हम खाते हैं तो उसमें रेड पदार्थ प्राप्त होता है, रेड रंग, रेड कलर का विकास होता है। तो ऐसे कई ऐसे चीज़ है जो ये जो दिखाई देती है हमारी, जो जनरल इंद्रियों के सेंस से जो दिखाई देती है, उससे हम उसको उसके ज्ञान का भान नहीं कर पाते हैं। और इसलिए इसकी सत्य की अवधारणा डिफरेंट है। ये खास करके जो चरवाक का जो सत्य की अवधारणा है उससे। और बहुआयामी जो वास्तविकता है, मल्टीफेशियल रियलिटी की बात जो है ये है जैन दर्शन में, राइट। क्योंकि जैन दर्शन क्या कहता है कि ज्ञान के सापेक्षता के सिद्धांत में विश्वास करता है, सापेक्षता का सिद्धांत। और इस सिद्धांत से स्यादवाद के सिद्धांत का विकास हुआ। और इस स्यादवाद के सिद्धांत से अनेकांतवाद के सिद्धांत का विकास हुआ। तो ये कहता है कि जो रियलिटी है किसी भी वस्तु के संदर्भ में, पदार्थ के संदर्भ में, किसी भी दर्शन के संदर्भ में, उसके कई आयाम होते हैं, कई डायमेंशन होते हैं। और उसमें से कुछ डायमेंशन एक व्यक्ति को दिखाई देता है, दूसरे को दूसरा नहीं दिखाई देता है। और इसलिए ये सत्य जो है जिसकी चर्चा हमने वास्तविकता की चर्चा की, यहाँ अमूर्त की बात करता है कि ये अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है, इसके मल्टीपल डायमेंशन है। और ये मल्टीपल जो डायमेंशन है, ये मल्टीपल डायमेंशन जो है अलग अलग लोगों को अलग अलग दिखाई देती है। और इसलिए जो है जो रियलिटी है वो सापेक्ष रियलिटी होती है, एब्सोल्यूट रियलिटी का यहाँ पर अवधारणा नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर देखोगे कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं, जब सारे दर्शन को पढ़ोगे तो सभी में क्या है कि वास्तविकता जो है तर्कसंगत है, इसको प्रूफ करने का प्रयास किया जाता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण है, जैसे बौद्ध दर्शन आप देखोगे तो बौद्ध दर्शन जो है, बौद्ध फिलॉसफी में जब हम बात करते हैं तो यहाँ सत्य के संदर्भ में जो है या वास्तविकता जो है के संदर्भ में बुद्ध ने कहा कि चत्वारि आर्य सत्यानि, राइट, फोर नोबल ट्रूथ।
लेकिन बुद्ध ने जो इसको कहा कि दुख जो है, दुख समुदाय, दुख का कारण, दुख का निवारण, ये चार जो सत्य है ये वास्तविक सत्य है। लेकिन दुख के विवेचना और सत्य की विवेचना के क्रम में बुद्ध ने यहाँ थ्योरी ऑफ कॉजेशन का विकास किया, है ना। यानी बुद्ध कार्य कारण सिद्धांत में विश्वास करते हैं, और ये कार्य कारण जो सिद्धांत है, ये कार्य कारण सिद्धांत वर्तमान में जो विज्ञान है, यानी पश्चिम में आप देखोगे में जो तर्क संगतता की बात हमने की, और तर्क संगत जो है यहाँ विज्ञान जो है की बात आप करेंगे, तो यहाँ कार्य कारण जो सिद्धांत है, इस कार्य कारण सिद्धांत में बुद्ध ने इसको प्रतीत्य समुत्पाद की थ्योरी के माध्यम से प्रस्तुत किया। और प्रतीत्य जो समुत्पाद की थ्योरी है, उस प्रतीत्य समुत्पाद की थ्योरी से इस बात को प्रमाणित किया जाता है कि जिस चीज का कारण है उसका परिणाम होगा, राइट। और कार्य कारण सिद्धांत के वैज्ञानिक जो पद्धति है, उस वैज्ञानिक पद्धति का ये आधार है, राइट। यानी यहाँ हम रेशनलिटी को कैसे, वास्तविकता को कैसे रेशनलिटी से संबद्ध करते हैं, क्योंकि जिस चीज का अस्तित्व है, जो है, वो अपना परिणाम प्रस्तुत करेगा। यानी इच्छा के कारण अगर आपको दुख है, तो इच्छा का भी कुछ न कुछ कारण होगा। यानी प्रत्येक वस्तु का कुछ न कुछ कारण है। यानी सूर्य से हमें गर्मी प्राप्त होती है, ये फैक्ट है, तथ्य है, राइट। सत्य है कि सूर्य गर्मी देती है, लेकिन सूर्य जो गर्मी देती है उसका कोई ना कोई कारण तो है। तो कारण की जानकारी जो है यहाँ पर बौद्ध दर्शन देता है। और पश्चिम में अब जाओगे कि तर्क संगत क्या है, तो विज्ञान का जो विकास होता है, पश्चिम में जो वैज्ञानिक क्रांति होती है, इस वैज्ञानिक क्रांति से एक तरह से वैज्ञानिक पद्धति का विकास होता है। और वैज्ञानिक जो पद्धति है, इस वैज्ञानिक पद्धति का कुछ इम्पोर्टेंट अवधारणा है, जैसे वस्तुनिष्ठता, राइट, ऑब्जेक्टिविटी। दूसरा कार्य कारण संबंध। तीसरा प्रयोग या अनुभविक ज्ञान। और चौथा सार्वभौमिकता, राइट। और तर्क संगतता का जो ये आधुनिक आधार है, ये कहते हैं कि जो इस पे खरा उतर रहा है वह जो है सत्य है। यानी ये जो रेशनल जो चीज है वही सत्य है। और इस रेशनलिटी के आधार पर सत्य का किस तरह से निरूपण होता है, तो देखो सत्य का निरूपण जो रेशनलिटी के आधार पर विज्ञान करता है, वैज्ञानिक क्रांति के संदर्भ में पश्चिम में जो होता है, उसके अंतर्गत आप देखोगे कि जो ईसाई जो दर्शन था, तो ईसाई दर्शन यह मानता था कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों तरफ परिक्रमा करता है। लेकिन इस रेशनलिटी के आधार पर आप देखोगे कि कोपरनिकस, गैलीलियो, इन लोगों ने यह स्थापित करने का काम किया कि सूर्य इस ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। उसके लिए इन्हें सजा भी दी गई। लेकिन आज हम जानते हैं कि ये जो कह रहे हैं ये तर्कसंगत है और इसीलिए ये सत्य है, ठीक है।
आज हमारी ये अवधारणाएं उससे बदली। इसी तरह से जो न्यूटन है, इसने गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया, राइट। और गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर उसने कहा कि ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं हैं गुरुत्वाकर्षण के फोर्स के कारण जो है एक तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक परिपथ में ही वो भ्रमण करते हैं। तो इसको इसने इस रैशनैलिटी को इसने वैज्ञानिक पद्धति से स्थापित करने का प्रयास किया और वैज्ञानिक पद्धति से स्थापित करने का प्रयास किया तो इसको भी, चूंकि ये रैशनैलिटी पर आधारित है इसलिए ये सत्य है। इसी तरह से आइंस्टाइन जो है इसने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, राइट। तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है यह भी वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत ले लो, चार्ल्स का ले लो, बॉयल का ले लो, यानी जो साइंस का जो विकास हुआ और साइंस के विकास के अंतर्गत जो रेशनलिटी है, प्रयोग के आधार पर हमारे तथ्य प्रमाणित होते हैं और उन तथ्यों के आधार पर क्या कहा जाता है कि जो चीज़ रेशनल है वो सत्य है, राइट। अब वर्तमान में विज्ञान के जितने भी विकास हो रहे हैं, ठीक है, जो भी वैज्ञानिक हमारा विकास है, चाहे वो फिजिकल साइंस के बारे में हो, मटेरियल साइंस के बारे में हो, केमिस्ट्री के बारे में हो, लाइफ साइंस के बारे में हो, स्पेस साइंस के बारे में हो, जितनी भी हमारी वैज्ञानिक ज्ञान है वो रेशनलिटी के आधार पर आधारित है और इसीलिए हम उसको सत्य मानते हैं। तो ये जो आप सत्य मानते हैं तो फिर आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ से क्या चीज़ हो रहा कि जो हमने कहा कि वास्तविकता या वास्तविकता तर्कसंगत है और तर्कसंगत वास्तविक है, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो वास्तविक है यह सापेक्षिक है, एब्सोल्यूट नहीं है, ध्यान ये रखना है। और इसलिए जो तर्कसंगत है, चाहे आपका सामाजिक नियम, राइट, आप यहां से एग्जाम्पल दे सकते हो कि जो हमारा सोशल रूल है, हर सोसाइटी का सोशल रूल अलग अलग है। अगर प्राचीन भारत में हमारा सोसाइटी वर्णा व्यवस्था पर आधारित थी, जाति व्यवस्था से उसका संचालन हो रहा था, वर्ण के नियम, जाति के नियम उस समाज के लिए तर्कसंगत था क्योंकि माना जाता था कि वही सत्य है। लेकिन वर्तमान में हमारा सामाजिक नियम जो है हमारे संविधान से चल रहा है और हमारे संविधान से चल रहा है, तो वर्तमान का जो सामाजिक नियम है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पर आधारित जो सामाजिक नियम है, ये तर्कसंगत है और इसलिए वर्तमान के लिए ये सत्य है। उसी तरह से आर्थिक जो व्यवस्थाएं जो डेवलप हुई अलग अलग समाज में, तो आप देखोगे कि हमारे समाज में चूंकि कृषि उत्पादों की बेहतरी थी, कृषि उत्पादन हमारे पास बेहतर था, हमने पशुओं का संरक्षण दिया और इसलिए हमारे यहाँ शाकाहारी जीवन पद्धति का विकास हुआ। और शाकाहारी जीवन पद्धति जो है, यानी शाकाहारी जीवन पद्धति जो है, यह शाकाहारी जीवन पद्धति जो है भारत के लिए तर्कसंगत है, यही सत्य है। इसलिए भारत पर इस पे बल दिया गया कि शाकाहार का प्रचलन जो है तर्कसंगत है भारतीय समाज के लिए। लेकिन आप अरब के बेल्ट में जाओगे, वेस्ट में जाओगे, तो वहाँ के संदर्भ में मांसाहारी जीवन को उन लोगों ने तर्कसंगत बनाया, उसको सत्य माना, क्योंकि उनके सर्वाइवलिटी के लिए जो है मांसाहारी जीवन पद्धति ही अनिवार्य रूप से थी। तो आप इस तरह के एग्जाम्पल भी दे सकते हो, चाहे
वो समाज के संदर्भ में हो, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हो, धर्म के संदर्भ में हो, आप इस तरह के एग्जाम्पल, सामाजिक नियम, आर्थिक नियम, राजनीतिक नियम, इवन की मनोविज्ञान भी अब कहता है कि मनोविज्ञान भी क्या कहता है कि हमारा जो अवचेतन मन है, इस अवचेतन मन में असीम ऊर्जा है और इस ऊर्जा से ही बहुत सारे ऐसे जो मानवीय व्यवहार है, चाहे उसमें सकारात्मक हो या नकारात्मक जो है, उसका कारण इस असीम ऊर्जा का सकारात्मक या नकारात्मक इस्तेमाल है। तो यहाँ भी लॉजिक का उपयोग किया जाता है और उस लॉजिक के माध्यम से एक राइट एटीट्यूड जो होता है, उस राइट एटीट्यूड को यहाँ सत्य के रूप में प्रमाणित करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन यहाँ भी ध्यान में रखना है कि यहाँ जो तर्क संगत है यानी रेशनलिटी है, यहाँ ध्यान में रखना है कि ये भी क्या है, जैसे विज्ञान के ज्ञान भी जो हैं, विज्ञान के ज्ञान जो हैं, ये भी पूर्ण सत्य का दावा नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वर्तमान में आप किसी चीज को जान रहे हैं, भविष्य में बदल सकता है, ठीक है, क्योंकि ये परिवर्तन में विश्वास करता है। यानी तर्कसंगत जो चीज है ये भी सापेक्षिक है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये परिवर्तन में आस्था रखता है और विज्ञान भी परिवर्तन में आस्था रखता है, क्योंकि विज्ञान अभी जिन चीज़ों के बारे में कह रहा कि ये सत्य है, हो सकता है 20 वर्ष के बाद उसको असत्य प्रमाणित कर दिया जाए, लेकिन वर्तमान की जो रेशनलिटी है उसमें वो सत्य है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि आप देखो कि सत्य और तर्कसंगत, राइट, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा, ठीक है, लेकिन कई जगह जो है इनमें विरोध भी दिखाई देता है, राइट, कई जगह इनमें विरोध दिखाई देगा, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है तर्कसंगत है, लेकिन अभी भी हमारी सामाजिक व्यवस्था में जिसको हम प्राचीन भारत में तर्कसंगत कहते थे कि वो सत्य है, क्योंकि हमारी समाज की जो एक तरह से आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाती थी उसके माध्यम से। लेकिन आज भी कई लोग जो है उस व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करते हैं कि जाति और वर्ण के जो नियम हैं वो वर्तमान के लिए भी सही हैं। तो यहाँ सत्य और रेशनलिटी में क्या होता है, विरोध होता है, ठीक है। जो सत्य है उस और रेशनलिटी में इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है उससे विरोध होता है। दूसरी तरफ आप देखो कि अगर हम ये जो वैज्ञानिक पद्धति की बात हमने की, आप सारे चीज को लॉजिक के माध्यम से, तर्क के माध्यम से सारे चीज को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जो सत्य आपको लगता है आपके मन में, जैसे गांधी जी ने क्या कहा कि सत्य वही है जो आपका अंतर मन कहता है कि यह सत्य है, ठीक है। अब आपका अंतर मन अगर जो रेशनल चीज नहीं है उसको भी सत्य मानता है तो आपको लगता है कि यही सत्य है, ठीक है। और इसलिए कई बार सत्य और रेशनलिटी अलग हो जाती है, क्योंकि ट्रुथ कुछ और है, कई ऐसे ट्रुथ दिखाई नहीं देती है, ठीक है, हमें उसका एहसास नहीं होता है और तब हम कहते हैं कि ये रेशनल है और ये झूठा है, ये बिल्कुल गलत है। तो इनके बीच कुछ हद तक विरोध भी दिखाई देता है, लेकिन अल्टीमेटली निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि सत्य और जो तर्क संगतता है ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे का समर्थन करता है और इसीलिए सत्य को तर्कसंगत रेशनलिटी बनाता है और रेशनलिटी को फिर एक तरह से सत्य प्रूफ करने का काम भी सत्य करता है।
और इसीलिए हेगल का यह विचार जो है कि वास्तविक तर्कसंगत है और तर्कसंगत ही वास्तविक है, आज भी सामान्यतः यह सत्य माना जाता है।